अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आप ही का इंतजार कर रही हो। जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन में हम ये दुआ करते हैं कि जितनी भी परेशानियां हैं आपकी जिंदगी में वो तमाम की तमाम जादू की छड़ी घूमे और गायब हो जाएं। और इसी दुआ के साथ हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से एक बिल पास किया गया है जिसके तहत मर्द जो है अब बिना इजाजत लिए पहली बीवी से दूसरी शादी कर सकता है। तो इस चीज को देखते हुए काफी कंट्रोवर्सी जो है वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर देखी जा रही है। बीवियां जो कि खास तौर पे मर्दों के ऊपर डोमिनेंस रखती थी इस बात के ऊपर के और रिलैक्सेशन एक किस्म की फील करती थी कि एक वक्त आता है कि जब भी कोई मर्द दूसरी शादी करना चाहेगा तो उसके लिए पहली बीवी से जब इजाजत लेने के लिए आएगा कम से कम उसे यह तो पता चल जाएगा कि शादी कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर इजाजत नहीं देती तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है अगर वो उसकी इजाजत के बिना दूसरी शादी करता है। लेकिन अब जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से बिल पास हुआ है उसकी वजह से अब कोई भी शख्स है जिसने दूसरी शादी करनी है उसे पहले बीवी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। मर्द हजरात में काफी खुशियां जो है वो देखने को मिली इस फैसले के बाद। लेकिन औरतें वहीं पे हमारे फैसलाबाद की हों या फिर मुल्क पाकिस्तान की तो काफी परेशान नजर आई। उनका कहना था कि मर्द को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। अब एक तरह से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्योंकि इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस हवाले से बेहतर समझती है, उलमाए कराम है, उनके जो इल्म है दीन के हवाले से उनके पास हमसे काफी ज्यादा होता है, तो जो भी फैसला करते हैं सोच समझ के करते हैं, इसलिए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जायज है। और अगर देखा जाए खवातीन के हवाले से तो उनको भी हम गलत नहीं कर सकते कोई भी, क्योंकि कोई भी शख्स होता है जिसको अपनी कोई चीज प्यारी होती है तो वो इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वो चीज उसे छोड़ के कहीं और जाए या उस चीज के अलावा उसकी इंटेंशन किसी और चीज पे जाए। इसलिए वो भी प्यार करती हैं, हम उनको भी गलत नहीं कह सकते। अलबत्ता ये फैसला आने के बाद काफी चटपटी खबरें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। मर्द हजरात काफी खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं पे खवातीन जो हैं वो परेशान और दुखी भी दिखाई दे रही हैं। अब बहुत सारे मर्द ऐसे भी खुश दिखाई दे रहे थे जिन्होंने दूसरी शादी नहीं भी करनी, लेकिन उनका कहना था कि अब दबदबा और रोब जो है वो अपनी वाइफ के ऊपर झाड़ सकते हैं। तो ये मामला है, इसी तरह के मामला चलते रहते हैं। और खास तौर पर हमारे शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो शायर, अदीब और इसके साथ साथ जो ऐसे बहुत सारे फनकार हैं जिनसे जरखेज है ये मट्टी, और वक्तन फक्तन दूसरे शहरों से भी बहुत सारे शायर और अदीब हमारे शहर में आते रहते हैं। तो आज भी एक खास मेहमान है जो कि हमारे शहर में तशरीफ लाए थे, लाहौर से आए हैं और ख़ास तौर पे हमने इनको इनवाइट किया था अपने शो पे ताकि अपना कलाम जो है वो सुना सकें। नई बुक भी इनकी लॉन्च हो रही है। हमारे साथ सुहेल सानी साहब मौजूद हैं जो कि मारूफ शायर भी हैं। तो हमने इनसे गुजारिश की थी कि जब भी फैसलाबाद आएँ तो शो के लिए वक्त निकालें, तो आज जनाब ने जो है वो शर्त दिया है हमें। इनसे इनकी शायरी भी सुनेंगे, इनकी किताब के हवाले से भी जानेंगे। सुहेल साहब क्या कहेंगे, नई किताब जो आपने लॉन्च की है उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा, किस किस्म की शायरी है उसमें? सर, मेरी किताब बेसिकली 2018 में लॉन्च हुई थी ग़ुरूब कल्ब के नाम से। तो मौज़ूआत चूँकि मैं संजीदा शायरी करता हूँ और करना पसंद भी करता हूँ तो उसमें तमाम मौज़ूआत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहद हाज़िर के, माजी के, फ़रदा के, कोशिश की है कि जहाँ तक कवरेज की जा सके मौज़ूआत की। तो उसमें सोशल है, पॉलिटिकल है, मजहबी मौज़ूआत भी हैं, लेकिन शायरी की जो बुनियाद है वो मोहब्बत है, तो मोहब्बत पर भी शायरी मेरी मौजूद है। अच्छा, ये कहा जाता है कि खास तौर पे शायर जो होता है उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रांग है तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके हालात हाजरा को समझ के उसके मुताबिक अपने लफ्जों के साथ उसकी अक्कासी कर सकता है। तो आपने भी इस चीज की कोशिश की होगी। दौरे हाजिर की गवर्नमेंट की बात की जाए तो जो संजीदा सूरत हाल चल रही है हमारे मुल्क पाकिस्तान की, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? आप ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर मैं इसको लिंक करूं तो ये बेसिकली 9/11 से लिंक होती है। 9/11 के बाद शायरी बदली थी। उससे पहले जो था एक फराज साहब का दौर था, और फराज साहब की जो एक वजह शोहरत थी वो रोमांस था, रोमांटिक शायरी भी थी। तो उसके बाद शायरी का जो था सिलसिला वो बदल गया था। 9/11 के बाद फिर पता है आपको हमारे मुल्क के हालात कैसे हो गए, वो चल रहे हैं फिर, बल्कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज का कोई भी शायर जो है वो
उससे, उसके इम्पैक्ट से अपने आप को महफूज नहीं रख सकता। अच्छा, कोरोना पे भी कुछ लिखा है आपने, बड़ी संजीदा सूरत हाल है पूरी दुनिया की। जी, कोरोना पर मैंने लिखा, एक कतई था वो, तकरीबन सभी ने लिखा। ऐसा जब भी कोई वाकया होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो इतने खास तौर पे मास स्केल के ऊपर हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कोई शायर ऐसा है उसकी जो नजरों से ये वाकया उजर रह जाए, वो उसको एक्सप्लेन करता है अपनी अपनी फीलिंग्स के मुताबिक। सारे उस पर अपनी कमेंट्री करते हैं, क्योंकि शायर जो है ना बेसिकली ये हिस्टोरियन भी होता है एक और बिल्कुल होता है, क्योंकि वो ना सिर्फ दौरे हाल को देख रहा होता है, मुस्तकबिल को भी अपनी नजर से देखता है और माजी को भी। माजी तो जो होता है वहां पे जो वाकयात गुजरे होते हैं उसकी अक्कासी लफ्जों के जरिए करने की कोशिश करते हैं, और मुस्तकबिल के हवाले से प्रेडिक्शंस जो हैं वो शायरी की शक्ल में की जाती हैं। आप क्या सुनाएंगे आज हमें, जो मौजूदा दौर पाकिस्तान का खास तौर पे चल रहा है? गैलप सर्वे भी आया था जिसके अंदर ये बताया गया कि 27 लाख लोग जो हैं उन्होंने पिछले 1 महीने में अपने घरों का सामान बेच के अपनी जरूरियात पूरी की, जो कि इंतहाई संगीन है और तशवीशनाक सूरत हाल है। लोग इस कदर परेशान हैं कि हमें उनकी परेशानी का अंदाजा इस चीज से लगाना चाहिए कि घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वो घरों के अंदर जो सामान मौजूद है उसे बेच के सफेद पोशी जो है वो उसे ढांपते हुए चीजें खरीद के लेके आ रहे हैं घर पे। तो इस तरह के मामलात के ऊपर कुछ लिखा है आपने? हाँ जी, मैं सोशल पॉलिटिकल मौज़ूआत मेरे पसंदीदा मौज़ूआत हैं, ये रूटीन में लिखे जाते हैं। ये पिछले दिनों मैंने एक कुछ ताज़ा अशार भी कहे, तो ग़ुरूब क़ल्ब में तो नहीं है वो, लेकिन चूंकि अब वो ताज़ा हालात हैं तो ताज़ा संजीदा, क्योंकि आप शायरी करते हैं आपने बताया, और सूरत हाल भी काफी संजीदा चल रही है, तो संजीदा सूरत हाल पे कुछ संजीदा लफ्ज़। जी, मैं आपको 2 शेर सुनाता हूँ, बहुत सारी इस पे हैं लेकिन 2 शेर मैं आपको सुनाता हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि सब्ज़ा-ओ गुल है, सब्ज़ा-ओ गुल है और माली है, सब्ज़ा-ओ गुल है और माली है, माली है, सब्ज़ा-ओ गुल है और माली है, बाग तो है मगर ख्याली है। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। सब्ज़ा-ओ गुल है और माली है, बाग तो है मगर ख्याली है, दें जो इमदाद नुमाइश के लिए, दें जो इमदाद नुमाइश के लिए। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात आपने की, क्योंकि ये जो राशन वगैरह देते हैं। जी बिल्कुल, दें जो इमदाद नुमाइश के लिए, फिर वो इमदाद नहीं गाली है, गाली है, गाली है। बिल्कुल। तो ये वो हालात हैं असरे हाजिर के, जैसे जैसे वो गुजर रहे होते हैं तो शायर अपनी अपनी जुबान में उसकी तर्जुमानी कर रहा होता है। कोई मजाह में करते हैं, कुछ संजीदा उसको ले जाते हैं। तो मैं भी दूसरे शायरों की तरह उससे महफूज नहीं रहा, मैं भी हमेशा कमेंट्री करता हूँ। कोई नज़म वगैरह भी लिखी है इस पे? कोई आपने कोई नज़म लिखी हो, कोई गजल लिखी हो, किसी किस्म का कलाम जो हो वो आपने लिखा हो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर? असल में अगर हम स्पेसिफिकली मौजूदा सूरत हाल पे लिखें, वो नज़म है डेफिनेटली। नज़म मैं कम लिखता हूँ, बल्कि ना लिखने के बराबर है। अच्छा। तो मेरा जो बुनियादी शोबा है वो गज़ल है। ठीक है। तो गज़ल के अंदर आपको पता है गज़ल में एक तनोव होता है और वो वेरिएशंस होती है। पहला शेर रोमांटिक है, दूसरा पॉलिटिकल है, तीसरा रिलीजियस है, फिर कोई सोशल आ जाता है। अच्छा, तो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपको कौन सी गजल है अपनी जो याद आती है? कोई एक गजल हो जाए जो आपने लिखी हो। मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ। जी जी। तो उससे आप बेहतर समझेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है या हम किस नहज पे खड़े हैं। रोक पाए न मकीं, रोक पाए न मकीं, रोक पाए न मकीं, घर से गुजरता पानी, घर से गुजरता पानी, जो हमारी सूरत हाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोक पाए न मकीं, घर से गुजरता पानी, आंख से बहने लगा सर से गुजरता पानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे तामीर किए रेत के इन महलों पर, मेरे तामीर किए रेत के इन महलों पर, मुस्कुराया है बराबर से गुजरता पानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो हमने जो किया है ना 1947 से ऑनवर्ड, ये रेत के महल हैं। बिल्कुल। जिसको बराबर से गुजरता पानी मुस्कुराता है कि यार जब चाहे गिरा देंगे। हमारी वो सूरत हाल है। कमजोर लोग हैं हम बेसिकली, मुआशी तौर पे खास तौर पे।
तो ये चीजें फिर चलती रहती हैं, गजल के अंदर अशार आते रहते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि खास तौर पे मौजूदा सूरत हाल की बात करें, हमारी नौजवान नस्ल शायरी से, इल्मो अदब से, किताबों से दूर होती चली जा रही है, क्या इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? इसके पीछे बुनियादी वजह तालीम और तरबियत है, ख़ास तौर पे पेरेंट्स की जानब से और ख़ास तौर पे टीचर्स की जानब से। देखें, दो इंस्टीट्यूट्स हैं, या आपका घर है या आपका स्कूल है। कोई भी जनरेशन जो है वो यहीं से परवान चढ़ती है। तो देखना होता है कि इन दो इंस्टीट्यूट्स की प्रायोरिटी क्या है। मैं वालिद हूँ, वालदा है, मैं अपने बच्चा मेरा 2-4 साल 5 साल का होता जाता है, हम उसके कान में ये बातें डालना शुरू कर देते हैं कि भाई आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कोठी हुई, कार हुई तो इज्जत होगी, वरना आपको कोई पूछेगा नहीं। ईमानदारी से बताएं कि कितने लोग हैं जो ऐसा नहीं कहते? बिल्कुल ठीक है, एक इंस्टीट्यूट, दूसरा आगे अब आप एजुकेशन की जानब, जो दूसरा सेकंड इंस्टीट्यूट। अच्छा, वैसे हमारा कल्चर कुछ इस तरह से बन चुका है हमारे माशरे का, मतलब सबकी बात तो नहीं करूंगा, कुछ लोग अभी भी अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर की मैं बात करता हूं कि इज्जत उसी की जाती है जिसके इस माशरे में जरा स्टेबल होता है, पैसा होता है और अच्छी जॉब होती है, वरना मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को उतनी इज्जत मिलती है जितनी जो है ये सर सितम ज़रीफी है। मेरा बेटा है 13.5 साल का, मैं उसे कहता हूं शायरी पढ़ा करो, एक कायदा पॉलिसी के तहत कहता हूं शायरी को पढ़ा करो, ताकि तुम्हें पता चले कि दुनिया में ये इंटरनेट के अलावा और पबजी के अलावा या दीगर मामलात के अलावा भी पबजी तो कर दिए जनाब बैन उन्होंने, शायद तो जो नौजवान नस्ल बिगड़ रही थी उसको राह रास्त पे लाने के लिए, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर देखने को मिली। आप बतौर वालिद क्या समझते हैं, पबजी बैन किया जो गवर्नमेंट ने, वो ठीक था? जी बिल्कुल ठीक था। हर वो चीज जो आपको एबनॉर्मली एंगेज करती है आपकी जनरेशन को, ये काम नहीं है जिसमें आपकी जनरेशन, क्योंकि ना तो इससे कोई पॉजिटिव इफेक्ट आएगा बल्कि नेगेटिव इफेक्ट ये आएगा कि वक्त का ज़िया होगा। यही वक्त किसी पॉजिटिव एनर्जी के लिए यूज कर लिया जाए, किसी अच्छी जगह पे लगा लिया जाए, तो उससे कोई ना कोई फायदा हो सकता है। तो मेरी तो प्रायोरिटी है मेरा बच्चा अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी करे, लेकिन साथ साथ अगर वो एक तख्लीककार बनता है, मुझे ये ज्यादा खुशी है। तख्लीकी सलाहियत जो है ना, ये खुदा की तरफ से इंसान को अता होती है, और यकीन जानिए अगर कोई एक शख्स तख्लीकी सलाहियत का हामिल है, जिसे रब ने बहुत अच्छी तख्लीकी सलाहियत से नवाजा हो, तो वो पूरी दुनिया को चला सकता है, क्योंकि इंसान की ये फितरत है, और माजी भी ये कहता है और मौजूदा हाल भी ये कहता है और मुस्तकबिल भी इसी चीज़ का जो है वो रखता है कि एक क्रिएटर जो होता है, जो तख्लीकी सलाहियत का मालिक होता है, वो किसी भी चीज़ को तख्लीक करता है तो जितना मर्जी लायक कोई बंदा होगा उसकी बनाई गई चीज़ के पीछे ही चलेगा। जैसे टेलीविजन है जिस पे आज हम काम कर रहे हैं, जिस शख्स ने बनाया उसने एंगेज कर लिया बहुत सारी, एक बड़ी इंडस्ट्री को एंगेज कर लिया और पूरी दुनिया को ग्रैब कर लिया। अब यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं वो दुनिया भर के अंदर लोग सुन पा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर सुन पा रहे हैं, चैनल के जरिए सुन पा रहे हैं। तो तख्लीकी सलाहियत जो है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे बिल गेट्स था, उसका ये कहना था कि वो तो उस तरह से लाइक नहीं था, लेकिन उसके क्लास के या स्कूल के या यूनिवर्सिटी के जो लाइक बच्चे थे उसी के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं इस वक्त। तो तख्लीकी होना एक अलग चीज़ होता है और लाइक होना एक अलग चीज़ होता है, और हमेशा दुनिया तख्लीकी लोगों के पीछे चलती है, उनकी बनाई गई चीज़ों के पीछे चलती है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तख्लीकी होना, लाइक होना बेसिकली डिफरेंट चीज़ें हैं। तख्लीकी होना मैं समझता हूँ ये एक पैदाइशी वस्फ है आपका। आप एफर्ट करके तख्लीकी नहीं हो सकते। वो कुछ लोग जिसे हम कहते हैं ना जी, चोजन, चूज किए जाते हैं खुदा की तरफ से कि इसने ये काम करना है और इसने ये काम करना है। लेकिन जो लाइक होना है उसमें आपकी मेहनत दरकार है। आप बिल गेट्स जो है, तो बिल गेट्स जो है वो 10 साल की उम्र में बिल गेट्स या 16 साल की उम्र में बिल गेट्स नहीं था। डेफिनेटली ओवर द ईयर्स उसने अपने आप को डेवलप किया, मेहनत की, जो तकाजे थे डेवलपमेंट्स के वो उसने पूरे किए। तो उसके बाद जाके आज उसे कहा जाता है जी कि वो एक बहुत लाइक इंसान है, बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ी अचीवमेंट्स हैं उसकी। तो ये तो डिफरेंस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी जो तख्लीककार हैं डेफिनेटली उनको लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो शायर हो, वो अफसाना निगार हो, वो कोई नावल निगार हो, वो इवन के कोई सिंगर हो इवन, तो क्यों उनकी फिर एक साथ एक जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छा, एक वक्त था फैज अहमद फैज जैसे बड़े शायर जो थे, उन्होंने कौम को, इकबाल जैसे बड़े शायर थे, उन्होंने कौम को एक जज्बा पैदा किया और एक नई रूह फूंकी हमारी कौम के अंदर, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि
दबे नहीं रहना, बाहर निकलना है, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बाहर लाना है और जुल्म के नीचे नहीं दबना, तरक्की की तरफ जाने के लिए उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया गया। दौरे हाजिर में ये चीज़ नापैद नज़र आती है, क्या समझते हैं आप? बेसिकली सर, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो जज्बा है या इनकलाबी नज़रियात हैं, ये हर दौर में मौजूद रहते हैं और होने भी चाहिए। कभी भी ऑप्टिमल सिचुएशन आपके पास नहीं होती, बेहतरीन निज़ाम कभी नहीं आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं शिकायतें ये होती हैं। आज भी ज़रूरत है, मुसीबत यह है कि हम कर नहीं पाते। कर इसलिए नहीं पाते कि हम डिवाइडेड हैं, एक गली के लेवल से लेकर और ऊपर तक। जनाब यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस डिवीजन को ख़त्म कैसे किया जाए। उन्होंने हमें एक कौम बनाया था और यही वजह थी कि हम पाकिस्तान ले पाए। तो वो कौम आज के दौर में हमें कोई अलग पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत के लिए नहीं, बल्कि तरक्की के लिए चाहिए जी। तो वो तरक्की के लिए जज्बा, हिम्मत जो है वो आज के शायर जो हैं वो ज़रा कम इस तरफ रुझान नज़र आता है। हाँ जी, कम है, आप सही कह रहे हैं, होना भी चाहिए। अब तो आज तो तकाजे थोड़े से बदल गए हैं। अब तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, बहुत सारा एग्रेशन आपको पता है। अब सोशल मीडिया जो है, अब आप उसे एक इनकलाबी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कह लें। आपको पता है कितने मामलात हैं जिससे स्टेट प्रेस होती है सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। ये भी एक फॉर्म है, उसमें शायर भी अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, उसमें जो आम पब्लिक है वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन ऑफ कोर्स इसको मजीद कैपिटलाइज किया जा सकता है, उसमें शायरों की भी जिम्मेदारी और दीगर भी जो शोबे हैं उनकी भी। ठीक है, आप इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि खास तौर पे आपका फेवरेट शायर कौन सा था, क्योंकि अगर आप खुद शायर हैं तो कोई ना कोई आपका भी फेवरेट होगा जिसकी शायरी सुन के आप फैसिनेट होते थे या सोचते थे कि मैं भी अब शायरी लिखना शुरू करूंगा। तो आपका फेवरेट शायर कौन सा? मेरे फेवरेट शायर शुरू से फराज रहे हैं। फराज रहे? जब मुझे शायरी का नहीं पता होता था ज्यादा, यानी कि मैं लिखता नहीं था फॉर्मल शायरी, तब भी मैं फराज साहब को ही पढ़ता था, सुनता भी था। लेकिन उसके अलावा मैंने फैज साहब को भी पढ़ा है, वो भी मेरे पसंदीदा शायरों में से हैं। उसके अलावा बहुत सी मोहसिन नकवी साहब, दीगर बहुत सारे जो है वो हैं शौराए कराम, लेकिन प्राइमरीली मैंने फराज साहब को ही पढ़ा। फराज साहब की कोई गजल, कोई नज़म, कोई याद हो? फराज साहब के बहुत सारे अशार हैं। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो वो मैं तो फराज साहब के बारे में तो मैं ये कहता होता हूँ कि वो उन्होंने ट्रकों के ट्रक भर के अच्छे शेर कहे, इतने हैं मेरे पास उनकी। कोई एक मुकम्मल गजल जो आपको याद हो? शायद जुबानी ना याद हो, लेकिन बहरहाल वो मैं एक बहुत बड़ा फैन और उनका मुरीद कह लें कि मैं उनका मुरीद हूँ। कभी मिलने का शर्फ हुआ उनके साथ? नहीं सर, वो मेरी फॉर्मल शायरी, बेसिकली फॉर्मल जो शायरी जिसे जब मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि यार किताब छपवा लेनी चाहिए एक आदि, अदबी दुनिया में मेरा एंट्री हुई, तो वो मैंने 2013 में बेसिकली, उससे पहले तो वो तो आपको पता है 2006 में प्रॉब्लली या शायद 7 में वो फौत हो गए थे। तो अगर वो जिंदा होते तो मैं उनके हल्का इरादत में डेफिनेटली बिल्कुल जाते। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ शायर आज फेमस जो हैं वो सुहेल साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और शायरी के हवाले से ही पूछेंगे। सुहेल साहब क्या कहेंगे, हमारा पंजाबी कल्चर जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होता चला जा रहा है। आप तो उर्दू के शायर हैं, लेकिन कल्चर जो होता है इसको आप बड़ी बखूबी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह का कल्चर होता है उसी तरह की शायरी जो है वो की जाती है। बरसगीर की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शायर हुए और उन्होंने अपने बादशाहों के ऊपर भी लिखा, उन्होंने गरीबों के ऊपर भी लिखा, मौजूदा सूरत-ए-हाल पे भी लिखा, अंग्रेज़ जब हमारे सरजमीन पे काबज़ हुए तो उनके ऊपर भी लिखा। और इसके साथ साथ जो उस दौर के अंदर बहादुर नौजवान थे, दुल्ला भट्टी हो या फिर इसके साथ साथ बहुत सारे और भी लोग थे ऐसे, तो उनके लिए ख़ास तौर पे चीज़ें लिखते रहे। मौजूदा सूरत-ए-हाल में कोई हमारा हीरो होता है तो हम उसको उस तरह से नुमाया नहीं कर पाते जिस तरह में दौरे माजी के अंदर जो है शख्सियात को बहुत उभार दिया जाता था अपनी शायरी के जरिए। क्या कहेंगे इस सवाल? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। असल में पंजाबी शायरी ख़त्म नहीं हुई। मैं पंजाबी शायर नहीं हूँ, लेकिन इंटरेक्शन होता रहता है पंजाबी शायरों से लाहौर में या लाहौर से बाहर।
आज भी बहुत अच्छी पंजाबी शायरी की जा रही है। मसला सिर्फ वही आ जाता है कि क्या हम उन्हें उतनी प्रॉपर कवरेज दे रहे हैं जितना वो डिजर्व करते हैं, अपनी ज़ुबान को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ये जो फ़नून लतीफ़ा हैं ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कल्चर को। तो क्या पंजाबी को हमने उस तरीके से प्रमोट किया? नहीं किया। लोग अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, इदारा जाती लेवल के ऊपर ये चीज़ नहीं हो पा रही। अब जिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी खास तौर पे पंजाबी का डिपार्टमेंट अलग से हुआ करता था, उसका चेयरपर्सन अलग से हुआ करता था, अब उसे एडमिशन कम होने की वजह से जम किया जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि शायद जो पंजाबी से रिलेटेड एमए करते हैं या बीए करते हैं उनके साथ उस तरह का रवैया जो फाइनेंशियल मामलात में नहीं किया जाता जैसे एक प्रोफेशनल के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कल्चर है। इस कल्चर को उजागर करने के लिए इनको चाहिए था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ऐसी इनके लिए प्रोवाइड की जाती कि बहुत सारी नौजवान नस्ल जो इस कल्चर में आना भी चाहती है, इसमें एमए करना भी चाहती है, लेकिन फाइनेंशियल सूरत-ए-हाल को, अपने मुस्तकबिल को देखते हुए वहां पर नहीं जाते। जी बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। उर्दू के मामले में कुछ ज़्यादा केयर करते हैं हम उर्दू के शायरों की, हालांकि मैं खुद उर्दू का शायर हूँ, तो वही चीज़ पंजाबी के साथ भी होनी चाहिए। बात यह है कि आपके कौमी मंजर पर अच्छे पंजाबी शायर मौजूद होने चाहिए। जब कौमी मंजर पर अच्छे शायर मौजूद होंगे, लोगों को पता होगा यार ये शायर है, पंजाबी शायरी करता है, क्या अच्छी शायरी करता है, उससे ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट बनेगा और उसके फॉलोअप्स होंगे। अगर वो लोग ऊपर ही नहीं आएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो फिर कैसे फिर आप किसी भी सतह के ऊपर उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं? वो वाई का क्वेश्चन आएगा कि क्यों किया जाए। क्यों का जवाब यह है कि आपके मंजर के ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाए कि वो अचीवर्स हैं बतौर पंजाबी तख्लीकार। अब जैसे हमारे अब्दुल सत्तार हेदी साहब जो मरहूम हैं, वो एक बड़ी शख्सियत हैं जो कि दुनिया भर के अंदर माने जाते थे, और दुखी इंसानियत के लिए जितनी मदद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की, मेरा नहीं ख्याल किसी ने की होगी, और शहाना लाइफ जी सकते थे। उनका लाइफस्टाइल बड़ा ज़बरदस्त हो सकता था, लेकिन उन्होंने तरजीह इस चीज़ को दी कि लोगों की खिदमत की जाए, एम्बुलेंसेस खुद चलाते रहे, और बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज होम थे या इस तरह के दिगर घर थे जिनको चलाते थे, लोगों की जिम्मेदारियां उठाते थे, लेकिन उनको उस तरह से हमारे शायरों की जानिब से नुमाया नहीं किया गया जैसे करना चाहिए था। आप क्या समझते हैं? हाँ सही, एग्रीड, होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, इस पे लिखना चाहिए था। बहुत बड़े बड़े जो नामवर शायर हैं, अदीब हैं, उनकी जिंदगी के ऊपर लिखा जाना चाहिए था। उन्होंने जो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए था। जहां दुनिया भर में उनकी जो खिदमात हैं उनको सराहा जा रहा था, तो हमें भी चाहिए था कि हम उनकी पेशे खिदमत कुछ लिखते, हमारे शायर कुछ अदीब लिखते, ताकि अगर वो माजी का जो है वो वक्त बन गए थे तो उनको अच्छे अल्फाजों में याद रखा जा सकता। आप क्या समझते हैं, हमारे शायरों को एफर्ट करनी चाहिए थी? सब बिल्कुल करनी चाहिए थी, नहीं हुई, गलत हुआ। यही वो लाइट टावर्स होते हैं जिनको आपने हाईलाइट करना होता है, जो हमारी सोसाइटी के। कितने अब्दुल सत्तार हेदी पूरी दुनिया में कितने हैं या हमारे मुल्क में कितने हैं? डेफिनेटली इन पे लिखना चाहिए था, जितना लिखें उतना कम है। आप लिखेंगे फ्यूचर में इनके ऊपर? मैं ऑफ कोर्स लिखूंगा जी, इंशाल्लाह ताला। मतलब किस तरह से जब कोई शायर लिखता है किसी के बारे, तो उसकी शख्सियत को किस नज़र से देखता है, उसके माजी के बारे जानता है, मुस्तकबिल के बारे जानता है, किस तरह से, मतलब आप ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होती है उस शख्स? नहीं, मैं तो देखें, ये जो अब्दुल सत्तार हेदी साहब का जो स्टेटस था, ये मुकाम, ये तौफीक, ये किसी किसी को नसीब होती है। ये कोई कोई है जो इस नफ्सा नफ्सी के दौर में अपने आप को सानवी रखता है और पब्लिक वेलफेयर को उसने प्रायोरिटी दी। तो डेफिनेटली मुझे अगर ज़िंदगी ने मौका दिया, इंशाल्लाह ताला मैंने लिखा, तो मैं तो उन पर एक पूरी किताब लिखने की कोशिश करूँगा, ताकि लोगों को पता चले कि अब्दुल सत्तार हेदी बनना भी एक मंजिल हो सकता है। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना जो है हमारी मंजिलें नहीं होनी चाहिए, किसी को इस तरफ भी आना चाहिए। अच्छा, आपने शेर तो बहुत सारे लिखे, आपका फेवरेट अपना कोई शेर जो आपको खुद पसंद हो कि यार इनमें अल्फाजों का चुनाव और हालात की अक्कासी बेहतरीन है? हाँ जी, मैं बहुत सारे शायर हैं जो मुझे अपने ज़ाती तौर पे, सारे नहीं, ज़ाती तौर पे भी मुझे बहुत सारे शायर पसंद हैं। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि ज़ब्त की राह पे गो दूर तलक जाती है। ज़ब्त की राह पे गो दूर तलक जाती है। गो दूर तलक जाती है।
आंख भर जाए जियादा तो छलक जाती है। हाय 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 हाय। तो एक और मेरी गजल एक गाई गई पीटीवी के और रेडियो पाकिस्तान के सिंगर हैं अली रजा खान साहब। अच्छा। और आउटस्टैंडिंग सिंगर हैं। ठीक है। रेडियो की भी वो आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी में शामिल हैं इस वक्त। चंद ही तो रह गए हैं लोग आपके पास, आपको पता है। बिल्कुल। गजल तो अब वैसे नापैद होती जा रही है, चंद गाने वाले रह गए आपके पास। तो उन्होंने मेरी गजल गाई और बहुत खूब गाई। तो उसका गजल का मैं आपको उसके 2-3 शेर सुनाता हूं, लेकिन उसका पहला शेर मुझे बहुत पसंद है, मेरे वो बड़े क्लोज है, सादा सा ख्याल है, लेकिन कुछ असबाक ऐसे होते हैं जिनको दोहराते रहना चाहिए। किसी की याद में शम्मे जलाना भूल जाता है, किसी की याद में शम्मे जलाना भूल जाता है, कोई कितना ही प्यारा हो जमाना भूल जाता है। हाय 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 हाय। कोई कितना भी प्यारा हो जमाना भूल जाता है, कोई कितना ही प्यारा हो जमाना भूल जाता है। रुखे रोशन पे जुल्फों का ये गिरना जानलेवा है, रुखे रोशन पे जुल्फों का ये गिरना जानलेवा है, रुखे रोशन पे जुल्फों का ये गिरना जानलेवा है, और इस पर ये सितम दिलबर हटाना भूल जाता है। हाय 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 हाय। और इस पे ये सितम दिलबर हटाना भूल जाता है। इसी बायस मैं सीने से, इसी बायस में सीने से इसे उड़ने नहीं देता। हाय हाय। इसी बायस मैं सीने से इसे उड़ने नहीं देता, ये दिल ऐसा परिंदा है ठिकाना भूल जाता है। हाय 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 हाय। ये दिल ऐसा परिंदा है ठिकाना भूल जाता है। और इसकी उड़ान जो होती है ना, वो इंसान को भी नहीं पता होता कि किस तरफ को चल पड़ी है और कितनी ऊंची जाएगी, और इसको काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। आखिर क्या बात है? बस वो इसे सीने से ना निकलने दें, निकल गया तो फिर काबू करना मुश्किल है। फिर काबू करना मुश्किल हो जाता है। फिर जब किसी और के हाथ में आ जाता है ना, फिर उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है। बस देखना ये होता है कि आप दिल के इख्तियार में है या दिल आपके इख्तियार में। हाय हाय हाय। क्या खूबसूरत बात की, क्या खूबसूरत बात की। तो मोहब्बत जो होती है इंसान की, इश्क जो होता है, वो कह लें कि एक इंसान को उस लेवल पे ले जाता है जहां पे उसने सोचा भी नहीं होता। इंसान की रूह को, उसकी सोच को, उसके शाऊर को। तो आप क्या समझते हैं, इश्क और मोहब्बत के ऊपर भी कुछ ना कुछ आपने लिखा होगा? तो जी बिल्कुल। मोहब्बत के मौजूआत पे मेरी काफ़ी शायरी है। उसमें ज़ाहिर है मोहब्बत के भी 2 पहलू हैं। एक उसका सैड होना है, एक उसके कुछ अच्छे हालात जो मोहब्बत के होते हैं। शायर को अक्सर मोहब्बत हो जाती है, आपको हुई कभी मोहब्बत? मुझे मोहब्बत हुई, लेकिन फॉर्मल नहीं। फॉर्मल से मुराद ये है कि जैसे वो टीनेजर में एक जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं। लव मैरिज हुई थी आपकी? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। मैं लव मैरिज पे बिलीव नहीं करता। बिलीव नहीं करता, लेकिन मोहब्बत करते हैं आप? नहीं, मोहब्बत हुई, मैं बता रहा हूँ जी, 16 साल से लेकर 20 साल तक एक जो वो टाइम स्पैन लेकिन मोहब्बत तो हुई ना जी। मोहब्बत कर भी ली, और लव मैरिज पे यकीन भी नहीं करते। ये वैसे शायर जो हैं उनके लफ्ज मुंह से ये ऐसे लफ्ज सुनना समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए, मोहब्बत का होना एक नेचुरल प्रोसेस है, वो मर्द के साथ अटैच है। शादी जो है वो एक और सिलसिला है, वो जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारी है, आप उसे जज्बाती नजरिए से नहीं देख सकते। और अक्सर औकात जज्बाती फैसले जो हैं वो गलत ही साबित होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इंसान को चाहिए जज्बाती दिल से ना हो, दिमाग से रह के कुछ। क्योंकि शादी जो है वो सिर्फ 2 इंसानों का मेल नहीं है, बल्कि 2 खानदानों का, 2 बरादरियों का मेल होता है। इसलिए उस पर जरा सोच समझ लेना चाहिए, उसको दिल के हाथों में नहीं देना चाहिए, वो जरा दिमाग से सोच लेना चाहिए। तो आपने जो मोहब्बत की उस पर कभी कुछ लिखा? मैंने सर बहुत कुछ लिखा, मुतफरक अशारात हैं। मैं चाहता हूं आप सुनाएं कुछ। तो कोई मुश्किल ही नहीं, इसको आप हालात की तरफ भी लेके जा सकते हैं, इसको आप मोहब्बत की तरफ भी लेके, डिपेंड करता है कि आप बैठे हैं। जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल। या सुनने वाला किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठा हुआ है। वो कोई मुश्किल ही नहीं जहां से गुजरने के लिए, कोई मुश्किल ही नहीं जहां से गुजरने के लिए, 100 बहाने हैं तेरे शहर में मरने के लिए। हाय 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 हाय। 100 बहाने हैं तेरे शहर में मरने के लिए, खत्म कब सहरे शबे वस्ल हुआ है सानी। खत्म कब शहरे वसल, सहरे सहरे वसल, शबे वस्ल हुआ है सानी।
जुल्फ संवरी है फिर एक बार बिखरने के लिए। हाय 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 हाय, जुल्फ संवरी है एक बार फिर, जुल्फ संवरी है फिर एक बार बिखरने के लिए। जुल्फ संवरी है फिर एक तो बार। ये रोमांटिक टच भी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, पोएट्री में रोमांटिक। मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोमांटिसिज्म पे शायर जो है वो बड़ा गहरी नजर से सोचता है। जी। अपने महबूब की जुल्फ, उसकी आंख, उसके बाल और उसकी स्माइल तक लेके हर चीज के ऊपर वो लिखता है। तो आप अपनी मोहब्बत के ऊपर कभी कुछ लिखा है, कभी ऑब्जर्व किया हो उसे? असल में मैंने अर्ज किया ना जी कि एक मेरी वो जो मोहब्बत थी वो उस तरह से नहीं थी कि किसी मखसूस पर्सन के साथ हो। अच्छा, उस वो मोहब्बत ऐसी पता थी था कि सबसे आपको उससे मोहब्बत है? नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, हाँ। ये मोहब्बत वो थी जो हर दूसरे से हो जाती थी, हर तरफा। फीमेल से हो जाती थी, एक एक तरफा मोहब्बत होती थी। तो वो एक टाइम स्पैन होता है 4-5 साल का, फिर बंदे को समझ आ जाती है कि यार नहीं, दुनिया में और भी जो है ना मोहब्बत के गम के अलावा और भी चीजें। हाँ जी, बस ये मामला है। तो मेरा वो उस तरह का सिलसिला था, कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं था मैं कहूँ जी कि इससे मुझे मोहब्बत हुई थी, नहीं। बस वो जो भी सामने कोई हसीन आ जाता था तो लगता था कि शायद मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। वो इस तरह से खूबसूरत चीज की तरफ अट्रैक्शन जो है वो हो जाती है। और शायरों को तो इस हवाले से कुछ ज्यादा ही होती है, फैसिनेट करती है चीजें, क्योंकि जो चीज उनको अच्छी लगती है वो उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसकी जाती जिंदगी को देखता है कि वो किस तरह से जिंदगी गुजारता है, खाता कैसे, पहनता क्या है। महबूब के कपड़ों से लेके उसकी हर चीज तक शायरी जो है वो की जाती है। उसकी चाल डाल को देखा जाता है, उसकी मुस्कुराहट को देखा जाता है, वो काम काज किस तरह से करता है, हर चीज को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर लिखा जाता है। तो आपकी सबसे ज्यादा इंटरेक्शन शायरी के हवाले से दूसरे शायरों के साथ, मुशायरे भी आपने किए होंगे दूसरे शहरों में जाके, तो किस शहर के अंदर जो आपने मुशायरा किया और बड़ी दाद मिली हो और आपको लगता हो कि इस शहर के लोग जो है बड़े जिंदा दिल हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे मुशायरे पढ़े हैं। 6-7 साल हो गए मुझे अदबी दुनिया के अंदर, बहुत सारे मुशायरे पढ़े हैं मैंने। मेरे यादगार मुशायरे यूनिवर्सिटीज के थे और कॉलेजेस के थे। उसमें खवातीन भी होती हैं और लड़के भी, और आपको पता है दिल खोल के दाद देते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुशायरे और कॉलेजेस के जो मुशायरे हैं ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा तारीख ने मुशायरा करवाया था और वो बहुत अच्छा मुशायरा था, मेरा एक बड़ा यादगार मुशायरा था। तो इसी तरह कॉलेजेस में डिफरेंट में बड़ी दाद मिलती है, तो वो मैं समझता हूँ मेरे मेमोरेबल कुछ इवनिंग्स। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी लड़कियां जब आपको सामने सुन रही होती हैं और ख़ास तौर पे आप तंज़ो मज़ाह से हट के इश्क के ऊपर शायरी करें, मोहब्बत के ऊपर शायरी करें, तो बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्ट भी होती हैं। कभी किसी ने आके कोई मोहब्बत का इजहार किया आपसे? नहीं, कभी नहीं। उसकी क्या वजह थी? मतलब लोग अगर शायरी पसंद करते हैं तो उससे जाके मिलना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे जानना चाहते हैं, तो किसी ने आके आपसे कहा हो कि ख़ास तौर पे हमारे लिए भी कुछ लिखें? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली, कभी किसी ने नहीं कहा। और शायद मैं अपॉर्चुनिटी को चूंकि देखता भी नहीं हूँ, मेरी एक वो फितरत है। बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं ना और आप सुन रहे होते हैं, तो उसमें बहुत जिम्मेदार होना पड़ता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लगानी चाहिए। तो वैसे कभी ऐसा कोई मौका मिला भी मौका नहीं मिला, लेकिन अगर मिलता तो मेरा ख्याल लाजमी आप लिखते। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सुहेल सानी साहब मौजूद हैं और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर भी बात हो रही थी और इसके साथ साथ शायरी के ऊपर भी बात हो रही थी। तो मैं चाहता हूं कोई एक अच्छी गजल हमें सुना दी जाए ताकि जरा माहौल बन जाए आज मॉर्निंग शो के अंदर। जी बिल्कुल जनाब, शुक्रिया। मैं ग़ुरूब क़ल्ब के बाद कुछ ताज़ा कलाम भी कहा मैंने। जी जी जरूर। तो एक बिल्कुल लेटेस्ट गजल मेरी ताज़ा कलाम है, वो मैं आपके पेश करता हूँ। ख्वाब दिखलाओ और चलते बनो, ख्वाब दिखलाओ और चलते बनो, वोट हथे आओ और चलते बनो, वोट हथे आओ और चलते बनो। क्या खूबसूरत बात। ख्वाब दिखलाओ और चलते बनो, वोट हथे आओ और चलते बनो। खूब है फलसफा सियासत का, खूब है फलसफा सियासत का, जो मिले खाओ और चलते बनो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और भी काम है मुझे इबलीस, और भी काम है मुझे अबलीस, और भी काम है मुझे इबलीस। थोड़ा बहकाओ
और चलते बनो। क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात। और भी काम है मुझे इब्लीस थोड़ा बहकाओ और चलते बनो। जिस घड़ी तुमने मुझको छोड़ा था, जिस घड़ी तुमने मुझको छोड़ा था, जिस घड़ी तुमने मुझको छोड़ा था, उस पे पछताओ और चलते बनो। क्या खूबसूरत बात। उस पे पछताओ और चलते बनो। और चलते बनो। क्यों संभालूं मैं बेखुदी तेरी, क्यों संभालूं मैं बेखुदी तेरी, क्यों संभालूं मैं बेखुदी तेरी। होश में आओ और चलते बनो। क्या खूबसूरत बात है जी, क्या खूबसूरत बात। होश में आओ तो चलते बनो और चलते बनो। तुम हो आईना, तुम हो आईना, कोतवाल नहीं, कोतवाल नहीं। तुम हो आईना, कोतवाल नहीं। तुम हो आईना, कोतवाल नहीं। अक्स दिखलाओ और चलते बनो। क्या बात है, क्या बात है, ये क्या जनाब बात मेरी है। एक जी ताजा जी, कलाम बहुत आपके बहुत लिए। खूबसूरत कलाम है। और मेरा ख्याल है मौजूदा सूरत हाल की, मौजूदा दौर की बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों के अंदर आपने अक्कासी की। और ख़ास तौर पे बात की जाए शायरी की, तो शायरी के अंदर लफ्ज़ों को जो पिरोना होता है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि रब की तरफ से अता होती है, आमद होती है ये जी। तो बेसिकली दो हिस्से हैं इसके। एक डिवाइन प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं थॉट, और उसके बाद उसकी इंजीनियरिंग है जिसे हम कहते हैं मश्क। उसमें आपने सीखना होता है कि औज़ान क्या है, ज़ुबान क्या है, बयान क्या है, वो आपको सीखना पड़ता है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिलके आपको एक शायर बनाते हैं। ठीक है। तो आप कब फील किया आपने कि यार मुझे शायरी आती है, मुझे कुछ लिखना चाहिए। चंद इशार आपने लिखे हों और लोगों ने सराहा हो। अच्छा, शायरों में सबसे पहले ये भी होता है कि शुरू शुरू में जब लिखते हैं कुछ अच्छा नहीं लिखा तो लोगों की तरफ से जब दाद नहीं मिलती तो दिल दब जाता है। शायर आगे लिख नहीं पाता, चाहे वो कितना बड़ा शायर भी हो। वो कहते हैं ना कि शायर की शायरी तब तक चलती है जब तक आगे से दाद देने वाला जो है वो होता है। तो आपको भी इस तरह के फेजेस का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ शायर के साथ सारी जिंदगी रहता है। आपने शेर सुनाया, आपको दाद नहीं मिली, आप डेफिनेटली परेशान हो। इसमें तो कोई ये तो बात शक व शुबे से बालातर है, डेफिनेटली ऐसे ही। आपने जब शायरी स्टार्ट की, घर वालों की तरफ से, वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा रहा। मेरे फादर खुद तख्लीक़कार तो नहीं है, वो तो वैसे आर्मी से रिटायर्ड है, लेकिन वो तख्लीक़कारों को पसंद करते थे। तो मुझे सबसे पहला रिस्पांस तो उन्हीं की तरफ से मिला था। हौसला अफजाई भी हुई थी। तो उन्होंने कहा था ठीक है आप शायरी करें, अच्छी बात है, अगर कल आप साहिब किताब हो जाते हैं तो ये भी एक अचीवमेंट है। उनकी तरफ से बड़ा हौसला। ये बड़ी अच्छी वैसे बात है कि आपके वालिद की तरफ से इस तरह की आपको सपोर्ट मिल जाए। नहीं तो मोस्टली वालिद इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये कमाई की तरफ जाए, कुछ इस तरह का काम करे कि जिससे कोई घर के अंदर कमाई आए। अगर ये कमाई नहीं करेगा सर्कल किस तरह से चलेगा। तो इस चीज़ों को सबको पसे पर्दा डालते हुए अगर आपको इस चीज़ की इजाज़त देना, ये भी एक जिंदा दिल होने की निशानी है। तो इसके साथ साथ जब आपने शुरू पे लिखा, पहला मुशायरा जब पढ़ा तब क्या सूरत हाल थी, जरा उस वक्त की अक्कासी करें थोड़ी सी। जी वो मैं बिल्कुल, मुझे याद है जी, आप आज तक तकरीबन ये 2013 का ही वाकया है। मेरे उस्ताद जो हैं वो उर्दू अदब के बहुत बड़ा एक नाम है, बाकी अहमद पुरी साहब। बाकी अहमद पुरी साहब ये बरसगीर पाको हिंद के अब जो उस्ताद शौरा है ना, उनमें से जो हमारी सीनियर लॉट रह गई है, उनमें से माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। गजल का उन्हें बादशाह कहा जाता है। तो उन्होंने मुझे इजाजत दी बाकायदा, जी अब आप मुशायरा पढ़ सकते हैं। उन्हीं की जेरे निगरानी था मैं। तो क्योंकि उस्ताद जो है ऑब्जर्व करता है कि बच्चा अब किस नहज पे पहुंच चुका है, उसके अल्फाजों का चुनाव कैसा है, और अगर लोगों के सामने पड़ेगा तो उसे दाद भी मिलेगी। जी बिल्कुल। तो वो तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, 1 साल की तरबियत के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि अब आप मुशायरा पढ़ सकते हैं। तो वो बड़ी एक अच्छी फीलिंग्स थी जब मैं पहली दफ़ा प्रॉपर मुशायरा पढ़ने गया। वहाँ पे कोई 40-50 लोग बैठे हुए थे, फिर वहाँ से दाद आ रही थी, वाह वाह हो रही थी। तो वो जो एक नशा होता है ना, एक ऐसे लग रहा था जैसे मैं बड़ा पॉपुलर हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। उस वक्त वो एक बड़ी फीलिंग्स आती थी। तो वो फर्स्ट मुशायरा मैं आज भी याद करता हूँ हमेशा उसे। अच्छा, कहाँ पे पढ़ा था आपने? ये सर लाहौर में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं रियाज रुमानी साहब। तो
वो तकरीबन उनको 30 to 35 ईयर्स हो गए हैं, वो रेगुलरली विदाउट एनी लीव मुशायरा कंडक्ट करवा रहे हैं मुगलपुरा साइट पे। अच्छा। सोसाइटी पब्लिक स्कूल है, तो उसके उन्होंने एक अपनी लाइब्रेरी, देखें वो भी कितने अदब नवाज हैं कि उन्होंने अपनी लाइब्रेरी वक्फ की हुई है मुशायरों के लिए। अच्छा। तो वहां पर जनाब मैं गया था, तो रियाज रोमानी साहब ने मुझे वहां पे मुशायरा पढ़वाया था, उन्हीं की जेरे निगरानी था, वो स्टेज सेक्रेटरी भी थे। ये तकरीबन 2013 की बात। अच्छा, दाद भी नशा होता है जी, नशा और इस होता है। नशे पे लग जाए जब शख्स तो फिर जी। जान छुड़वाना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है जी, बिल्कुल एग्रीड। तो आप फिर इस नशे में मुब्तला जब होगे तो नए से नया कलाम जो है वो लिखते गए जी, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी हुकूमत है, अगर इनकी तरफ से कोई ऐसा इक़दाम नहीं किए जाते जी तो इसके ऊपर आप लोग कुछ लिखेंगे? क्योंकि खास तौर पे जब किसी गवर्नमेंट के ऊपर तंज के साथ शायर लिखता है तो मेरा ख्याल उस तनकीद को अच्छा नहीं समझा जाता। जी। कुछ शायर इसका जोखिम उठाते हैं और कुछ नहीं उठाते। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट शायर जो हैं वो मौजूद होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं लिखते, कुछ लिखते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरे उस्ताद वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत कुछ लिखते हैं, कॉलम निगार हैं बेसिकली, तो दिन मीडिया में तो बड़ा कुछ लिखते रहते हैं। मैं भी उनके फुट स्टेप्स को डेफिनेटली फॉलो करूंगा। जहां कोई हक सच की बात है मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं अपनी शायरी में भी की है, कोई चीज़ छुपाई नहीं है। जहां ग्रीवेंस थी मैंने उसे बताया है, आने वाले वक्त में भी ये ऐसे सिलसिला चलेगा। बतौर शायर आप क्या समझते हैं किसका दौर सबसे बेहतर रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं? किसी का। यानी आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कोई भी पाकिस्तान को उस तरह से सर्व नहीं कर पाया जैसे उसे करना चाहिए था। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत में गवर्नमेंट को कौन से ऐसे काम है जो कि सबसे पहले करने चाहिए? देखिए, शायरों की जो वेलफेयर है वो तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, तमाम तख्लीकारों की, चाहे वो शायर हो या कोई भी हो। देखें, ये इतना मसरूफ दौर है, मादियत परस्ती का दौर है, वो अपना टाइम निकाल कर एक ऐसा मटेरियल क्रिएट करते हैं जो कि आज ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। अगर आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाना चाहेंगी, आज हम गालिब को पढ़ रहे हैं, इकबाल को पढ़ रहे हैं, फैज़ को पढ़ रहे हैं, वो किताबों में शामिल हैं, तो ये एक स्पेशल अचीवमेंट होती है। इसलिए इनकी वेलफेयर का ख़ास ख्याल रखना चाहिए इनको, और ख़ास तौर पे एक जस्टिफाइड और मुनसफाना एक्सपोजर जो है तमाम टैलेंटेड पोइट्स को वो मिलना चाहिए। अच्छा, यंग टैलेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? नौजवान नस्ल शायरी की तरफ आ रही है? मतलब आप क्योंकि मुख्तलिफ शहरों के अंदर विजिट भी करते हैं, मुशायरे भी पढ़ते हैं, कितनी इंटरेक्शन होती है नौजवान नस्ल से जो कि आपसे आके पूछती हो कि हम सीखना चाहते हैं, हम भी ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं? नौजवान नस्ल मैं समझता हूं मोर देन एक्सपेक्टेड अट्रैक्ट हो रही है। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, बहुत सारे ऐसे यंग पोइट्स आए हैं जिन्होंने तहजीब हाफी हैं, अली ज़रून है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नौजवान नस्ल को अट्रैक्ट किया है और लोग बड़े फॉलो करते हैं। यानी कि ये एक एविडेंस है कि अगर आप अच्छे तरीके से ड्राइव करें, जरा एक अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर अगर आप करें। अब तहजीब ने या अली ज़रून ने जो अट्रैक्ट किया वो किसी इंस्टीट्यूशनल लेवल पर नहीं किया, ये प्योरली उनकी जाती एक अचीवमेंट है, उनका एक टैलेंट है, उनकी क्वालिटी है जो खुल के सामने आई और आवाम ने उनको पसंद किया। अगर आप इसी टैलेंट को इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। आपने किताबों के अंदर अगर अब्दुल सलाम साहब का किताब है, किसी अपना कोई उनके कंटेंट्स हैं या मुनीर नियाजी साहब के कंटेंट्स हैं, तो आज जो टेक्स्ट बुक छप रही है उसमें अली ज़रून का या तहजीब का कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि अवाम उन्हें अब एक नुमाइंदा शायर के तौर पे ले रही है। तो अब आप उसे इदारे के थ्रू, का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और इसको गवर्नमेंट को भी, इदारों को भी कैपिटलाइज करना चाहिए, इंस्टेड के उन्हें कोई एलियन समझ लिया जाए या कोई और मतलब है। लेकिन अच्छा, इनके लिए खास तौर पे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बड़े इस तरह के शायर होते हैं, अदीब होते हैं, उनके लिए जॉब का इत्माम इनको करना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल जो है अगर कुछ सीखना चाहे, इनसे कुछ लेना चाहे तो वहां पे जाके एक इंस्टीट्यूट जहां पे ये मौजूद होंगे। क्योंकि शायर जो है वो तो दरबदर भटकता रहता है एक शहर से दूसरे शहर, तो अगर एक इंस्टीट्यूट का पता होगा कि ये शख्स यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे जाके इससे सीखने को मिलेगा तो वहां पे जाके सीख सकता है। तो बहुत शुक्रिया सुहेल शान साहब, आप आज के शो के अंदर आए और अपनी शायरी के साथ, अपने कलाम के साथ हमें नवाजा, हमारे नाज़रीन को सुनने को मिला। तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपको वक्तन फवक्तन जो है हम दावत देते रहेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
खान हमारे साथ मौजूद है जी, फेमस कवाल है हमारे फैसलाबाद के। तो बड़ा ही खूबसूरत कलाम पढ़ा गया और यकीन जानिए रूह को तस्कीन मिल रही थी और यूं महसूस हो रहा था एक अलग ही माहौल जो है आज स्टूडियो के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। और जिस तरह से सुर आपकी जुबान से निकल रहे थे, गले से निकल रहे थे, वो रस की तरह हमारे कानों में घुल रहे थे। और यकीन जानिए हमदे खुदा जब पढ़ी जाती है तो उससे इंसान जो है वो कहीं और ही पहुंच जाता है। रब्बुल आलमीन की ज़ात के ऊपर जब बात की जाती है, उसकी बड़ाइयाँ बयान की जाती हैं और ख़ास तौर पे खूबसूरत सुरों के ज़रिए जब बयान की जाती है तो इंसान जो है वो काफ़ी तस्कीन उसकी रूह को भी मिलती है, जिस्म को भी मिलती है। एक ब्लड रेगुलेट जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो बड़ा अच्छा कलाम जी पढ़ा गया। सानी साहब जो हैं वो हमारे फैसलाबाद की नौजवान नस्ल में से उभरता हुआ सितारा है सिंगिंग के हवाले से, तो एक बड़ा नाम पैदा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में बड़ा नाम मजीद पैदा करेंगे। और इनके वालिद मोहतरम के हवाले से बताता चलूं कि एक बड़े ख़ानदान से इनका ताल्लुक है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ भी परफॉर्म करते रहे। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा उनका तारुफ भी हमें करवाएं, जो देख रहे हैं ऑडियंस आपको, वो उनके हवाले से कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे देखने वालों और सुनने वालों को, आपको, और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और मेरे जितने भी दोस्त मुझे देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनका मशकूर हूँ। और मेरे वालिद साहब जो थे, उस्ताद साईं इरशाद हुसैन खान उनका नाम था, और वो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी के साथ सेकंड हारमोनियम पे होते थे। मेरे ताया अबू खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द खास थे, हाजी गुलाम अब्बास। तो उनकी जुतियों का सदका है आज जो भी मालिक ने इज्जत बख्शी है। अच्छा सोनी, जब इतने बड़े नामों के अंदर आपके जो वालिदैन थे उन्होंने जो है वो सारा काम सीखा, उनके साथ जाते थे, देखते थे वो कितना फेम था और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आप जब उनसे सीख लेते थे तो किस तरह से वो आपको सिखाते थे, इस चीज़ की तरबियत किस तरह से आपको देते थे, सुर किस तरह से सिखाते थे, जब कहीं पे गलत होते थे वो किस तरह से बताते थे? ज़ाहिर है ये म्यूज़िक है और मौसीकी तो सीखने से मिलती है बुज़ुर्गों से। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे थोड़े से थोड़ा शॉर्ट मिला टाइम, मगर मिला ज़रूर। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे अपने साथ भी प्रोग्राम्स में भी और शोज़ में इंट्रोड्यूस भी करवाया। और मुझे जैसे कि मतलब कवाली सिखाई जाती है, कवाली वो मौका भी मिला। जी। अच्छा ये बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको कवाली के इसके सिंगिंग के साथ मुंसलिक हुए, कितने अरसे से इसे सीख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से ही सिंगिंग के साथ रिलेटेड हूँ, क्योंकि मेरा ख़ानदानी ये था, पेशा था। तो बुज़ुर्गों की जुतियों का सदका आले मोहम्मद का, मैं बचपन से ही इस काम से रिलेटेड हूँ। अच्छा तो ये बताइएगा कि बचपन में जब आप सीखते थे पहली परफॉर्मेंस आपने कब दी लाइव लोगों के सामने? जब फर्स्ट परफॉर्मेंस बंदा देता है थोड़ा नर्वस भी होता है। फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी हमारा मुर्शद खाना है जो, वहाँ पे हाज़िरी के तौर पे मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी। और मैं तब कोई 5-6 साल का 7 साल का था। 6 साल की उम्र में आपने पहली परफॉर्मेंस दी? जिससे 7 बहुत छोटा था। अब मतलब पूरी कवाली पढ़ दी आपको? जी, एक आइटम था वो, मेरे वालिद साहब ने हारमोनियम बजाया था और मैंने उसमें। मतलब पहली कवाली जो आपने पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी कवाली? वो कसीदा था एक, बहुत छोटा सा था मैं, वो एक मौला अली शहनशाह की शान में कसीदा था, वो मैंने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ सोनी खान कवाल मौजूद हैं और कवाली जो है उनसे सुनी जा रही थी। ब्रेक से पहले कसीदा भी, कलाम भी सुना जा रहा था। तो सोनी क्या कहेंगे, मुख्तलिफ दरबारों पे भी आप जाके कलाम पढ़ते होंगे, लोग जो हैं वो काफ़ी मोहब्बत रखते हैं हमारे कलाम से, और जब अली का कलाम आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के भी सुन के रोंगटे ना खड़े होते हों। अली के कलाम सुन के रोंगटे जो हैं, हज़रत अली का कलाम सुन के, मौला अली का, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक लय तारी हो जाती है आप पे। हमारा तो ये मतलब रोज़मर्रा का देखने का काम है। तो और
मुख्तलिफ जगहों पे जाके इंटरनेशनल लेवल पे आउट ऑफ कंट्री जाके भी देखा है कि जब रूहानियत ऊपर से सुर के साथ जब और मालिक हकीकी का नाम जब लेते हैं, मौला का नाम लेते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो एक अजीब सी कैफियत होती है सब सुनने अच्छा, वालों कुछ ऐसे भी आपने फॉरेन टूर भी कुछ किए होंगे? जी जी और किन किन मुल्कों में गए हैं आप? मैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ मैंने वर्ल्ड टूर किया है। अच्छा, उस्ताद Recently- राहत फतेह अली जी, खान जी। साहब के साथ जाने का जी, शर्फ आपको जी, मिल चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी मेहरबानी है। वो खान साहब राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत बड़े लोग हैं और उनकी ये नवाजिश है कि उन्होंने मेरे बाप के बाद भी मुझे ये बिल्कुल साथ रखा और उन्होंने देखा कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, जी, इसे जी, लेके जी, जाना बेशक। चाहिए, दुनिया को इसकी आवाज सुनानी चाहिए। बेशक बेशक। अब अच्छा, ये भी एक बड़ा बड़प्पन होता है बिल्कुल। कि एक शख्स अगर खुद सुरों से मुंसलिक हो, इतना नाम रखता हो, तो वो एक होता है ना कि यार कोई दूसरा ना आ जाए, उसकी आवाज सुनेंगे तो लोग उसकी तरफ नहीं, ये बड़प्पन होता है कि वो दूसरे बेशक, टैलेंट बेशक। को मौका देते हैं अपने बिल्कुल साथ। ऐसा ही है। तो आपको भी लेके गए साथ, मुख्तलिफ जी, मुल्कों खान का साहब आपने ने- विजिट किया जी, होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाज़ ऐसा होता है कि हजरत अली का कलाम जब पढ़ा जाता है तो गोरे भी उस पर धमाल डाल जी, देते हैं और उनसे भी रह नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। आउट ऑफ कंट्री में मैंने बहुत ये देखा है खान साहब जी के साथ भी और बाद में भी जो टूर्स किए। और ये रूहानियत होती है, एक मौला अली शहनशाह के नाम में ये कैफियत है कि ये जलाली नाम है। बिल्कुल और जलाली नाम, पुरकैफ हो बिल्कुल। जाता है बंदा। ठीक है, तो आपने जब मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर विजिट किया उनके साथ, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे सराहा गया आपको? जहाँ सूफीज़म को जो प्रमोट करते हैं लोग, पसंद करते हैं जहाँ के जी, लोग, जी। और सुन्ना कवाली को पसंद करते हैं। उनको तो हर जगह पे तकरीबन लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लेकिन लोग। कोई एक जगह जहाँ मगर पे ये है यार, कि मैंने जो मेरे देखने में आया है, तो ये यूरोप कंट्री में जब हम लोग गए यूके में, यूके में, तो बड़ा लोगों ने अच्छा response वहाँ पे किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है या फिर गोरे भी होते हैं वहाँ पे सुनने के? पाकिस्तानी कम्युनिटी भी होती है और दूसरे गोरे भी होते हैं। गोरे भी यानी शौक से सुनते हैं, जी, जी, सूफीज़म को बेशक, पसंद करते हैं। बेशक बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ज्यादातर फरमाइश वहां पे किस चीज के सुनने के लिए आती थी? क्योंकि वो खास तौर पे शागिर्दी में रहे थे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी, के। जी, जी। तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बचपन से लेके बड़े होते तक उनकी शागिर्दी में रहे, उनसे सब कुछ सीखा। बेशक। तो बहुत सारे कलाम उनके भी सुनने के लिए फरमाइशें आती होंगी और बहुत सारे उनके अपने भी कलाम बहुत सारे शाया हो चुके हैं। और बाहर के लोग जो हैं, आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं, वो तो अमूमन तकरीबन जो है वो उनकी फरमाइश खान साहब जी की ही होती है। उस्ताद नुसरत अली खान साहब को वो लोग आज भी बहुत याद करते हैं, लाइक करते हैं, प्यार देते हैं। और उन्हीं की निस्बत से खान साहब जी भी माशाल्लाह जो है वो उन मुल्कों में ज़्यादा उसी कलामों की निस्बत से वो जाते हैं ज़्यादा। ऐसे चले भी गए हैं तो उनकी शायरी अब उनकी जगह चमक रही है, उनकी बिल्कुल, उनका गायकी, उनकी आवाज उनका फन। जो है उसके जरिए वो लोगों के अंदर जिंदा है। अच्छा, एक अजीब चीज देखने को मिलती है कि ये वो कवाल हैं जो कि इस दुनिया से चले जाने के बाद ज्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिल गई है। लोग आज भी उनका कलाम सुन के उनके फैन हो रहे हैं जिन्होंने उन्हें देखा भी नहीं है। बेशक। क्या कहेंगे इस वक्त? असल में वो उनको पहले भी अल्लाह पाक ने उनकी हयाती में भी उनको बहुत नवाजा था। ये दौर जो है वो बाद में इस्टेब्लिश हुआ है, वो इस दौर से पहले भी इस्टेब्लिश थे। वो आज भी, वो आने वाली नस्लों तक भी इंशाल्लाह वो इस्टेब्लिश रहेंगे, वो बड़े लोग रहेंगे। अच्छा, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के साथ भी आपने विजिट किया। जी, जी। लोग बड़े फैन हैं उनके, बड़े क्रेजी होते हैं बिल्कुल, उनको बिल्कुल, देख के और बेशक। उनके साथ मिलना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। क्रेजी फैन उनके सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको नजर आए? यूके में, इंडिया में, पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में? उनके फ़ैन तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं वो क्रेज़ी हैं उनके लिए। और वो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब बेशक इस चीज़ के मालिक हैं कि उनको क्रेज़ के साथ चाहा जाए। और बहुत पूरी दुनिया में जहाँ भी देखा है उनको, दुनिया ने बहुत प्यार किया है, बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के साथ जब आप परफॉर्म करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या सीखने को मिला आपको उनसे? रोज़ कुछ ना कुछ जब भी बैठे हैं उनके पास, उनके साय मतलब में, शो से हट के भी आप रियाजत के लिए इकट्ठे बैठते थे? रिहर्सल के लिए। रिहर्सल के लिए? रियाज तो खान साहब जी खुद करते हैं, वो अपने लिए करते हैं। ठीक है। और ये कि रिहर्सल के दौरान आप जब रिहर्सल कुछ के पढ़ते दौरान- हैं जी, जी, तो बिल्कुल। वो करेक्शन भी करते होंगे, आपको कहते भी होंगे फलां जगह पे आप इस तरह से सुर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम तो एक स्टूडेंट हैं उनके, तो बेशक उन्होंने हमें जो है वो
बताया ठीक कि है। यहाँ से बिल्कुल इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, तब तक हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और हमारे साथ सानी मौजूद हैं, कवाल हैं फेमस, इनसे इनकी आवाज़ से, इनकी जादुई आवाज़ से कुछ और भी इनसे सुनेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ सोनी खान मौजूद हैं और उनसे आज हम बड़ी खूबसूरत कवालियाँ सुन रहे हैं और कलाम सुन रहे हैं। तो सोनी ने अपने भी कुछ गाने रिलीज़ किए हैं। सोनी, गानों के हवाले से जो आपने रिलीज़ किए हैं या जो कलाम या कसीदे आपने रिलीज़ किए हैं, उसके हवाले से बताइएगा कि कंपोजिशन कौन करता है उसकी? कंपोजिशन मैंने अपने वालिद साहब की कुछ कंपोजिशनें जो है वो पढ़ी हैं, गाई हुई हैं, गाने भी, कसीदे भी, और बस उनके सदक़े में ये है कि मैंने खुद भी अपनी कंपोजिशन ने भी की। और यानी कंपोजिशन भी आप खुद जी, करते हैं, तो इसकी शायरी कौन करता है? हमारे बस मौला के एहसान है, और मेरे ताया अब्बू से लेके अब हमारे तक हम जो मतलब पढ़ते हैं वो खुद लिखते भी हैं और कंपोजिशन भी करते हैं। अच्छा, लिखा भी खुद जाता है और कंपोज भी खुद करते हैं, उसकी धुन भी खुद तैयार करते हैं। ये रिसेंटली मेरा एक कसीदा जो कि न्यू रिलीज हुआ है, मदीने दे सैयदा थे, वो बहुत एक सोशल मीडिया पे वो काफी वायरल हुआ है और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया उसे। उसको सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चंद सवालात हैं मैं चाह रहा था आपसे कर रहा हूँ कि उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब से कोई खास आपने जाके कहा हो कि मैं ये सुर सीखना चाहता हूँ या ये आपसे सीखना चाहता हूँ, या किसी चीज़ की करेक्शन करवाने के लिए आपकी उनसे इंटरेक्शन हुई हो? एक्चुअली मैं तो उनकी टीम का हिस्सा हूँ, तो सीखने को तो उनसे बहुत कुछ, उन्हीं के सदक़े में जो हम ये जो भी आज कर रहे हैं ये उन्हीं की जुतियों के सदक़े में है। और वहाँ पे तो जब भी गए हैं तो कुछ ना कुछ मिला, सीखने को मिला। और जरूरी नहीं कि आप खुद जाके कहें, जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तब भी लाइव देख के भी बंदा सीख लेता है। और वो तो एक ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं कि जब भी वो गाने के लिए मुंह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ सुनने वालों को मिलता ही है और सीखने को मिलता है। जी। तो अच्छा, बाजुकात ये भी होता है कि अपनी टीम के अंदर जब रखना होता है वो चेक भी करते हैं यार ये सुरीला है या नहीं है, ऐसी चीज़ों की मेरा खान साहब जी के साथ फैमिली रिलेशन जो कि मेरे बुज़ुर्गों की वजह से बना, मैंने जैसा कि पहले बताया कि उन्होंने मेरे बाबा के बाद भी मुझे बड़ा प्यार दिया और बड़ी शफ़क़त की उन्होंने, और मेरा तो कुछ इस तरीके से फिर वो रिलेशन भी था मेरे बुज़ुर्गों की वजह से। तो ये कि उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमें ट्रीट किया है शुरू से, हम बेहद मशकूर हैं। अच्छा, बतौर सिंगर से हटके बतौर शख्सियत कैसे हैं खान साहब? क्या बात है, बेमिसल है। बेमिसल है? किस तरह से बेमिसल है? क्या आदतें अच्छी लगती हैं? आदतें उनकी है ही अच्छी। हमने तो जो भी जब से उनको देखा है तो बस उनके मैं खुद बहुत उनका क्रेजी फ़ैन हूँ। तो जब भी उनको देखा है तो वो तो बेमिसल लोग हैं। ठीक है, मतलब आप एज आ उस्ताद देखते हैं उनको, मतलब उस्ताद से हटके अगर शख्सियत के तौर पे बात की जाए कि लोगों को डील किस तरह से करते हैं? फैंस आ रहे हैं, बात तो होता है ना, ज्यादा फैन आप पे झपट पड़े तो गुस्सा आ जाता है। इस तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत एक प्यार वाले लोग हैं और बहुत प्यार से पब्लिक को ट्रीट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो। हाँ साहब जी। सोनी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप आज के शो के अंदर आए और बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू आपके साथ रही, उसके साथ साथ कवालियाँ भी आपने सुनाई। मैं चाहता हूँ